हेलो साथियों, एजे ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले दो वीडियो के माध्यम से हमने संसद के सामान्य परिचय, सत्र अवसान, विघटन, संसद के गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना आदि सभी को पढ़ा था। दूसरे वीडियो में संसद के पदाधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति है, उपसभापति है आदि सभी के बारे में समझा था। आज के वीडियो में संसद का पार्ट 3 देखेंगे। अनुच्छेद 99 से लेकर 110 तक पढ़ेंगे। जैसे सदस्य के बारे में जानेंगे, धन विधेयक है आदि सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 99 से लेकर 110 तक। देखिए अनुच्छेद 99 में क्या है। अनुच्छेद 99 में संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। देखो स कैसे दिख रहा है, नो की तरह दिख रहा है, वैसे ही नो की तरह ये दिख रहा है। तो शपथ अनुच्छेद 99 में है। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। जो सदस्य शपथ लेता है वो किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेगा। तो ये था अनुच्छेद 99। देखते हैं अनुच्छेद 100 को। अनुच्छेद 100 में क्या है? अनुच्छेद 100 में संसद में मतदान, रिक्तियों और कोरम की पूर्ति के बिना, अर्थात मतदान, रिक्तियों और कोरम का अभाव हो, कोरम का अभाव होने पर भी सदनों का कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 100 में है। संसद में मतदान, रिक्तियों और कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 100 में है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में देखते हैं कि स्थानों का या सीटों का रिक्त होना, स्थानों का या सीटों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में है। कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, अर्थात लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसकी एक सदन की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ेगी, यानी कि एक सीट उसकी जाएगी, एक सीट पर ही रहेगा वो, चाहे वो लोकसभा का पर रहे या राज्यसभा पर रहे। कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी एक सदन या दूसरे सदन के स्थान रिक्त करने हेतु संसद विधि बना सकती है। अगर वो किसी कारणवश छोड़ता नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा की सीट नहीं छोड़ता है, सदस्यता नहीं छोड़ता है, तो संसद उसे पद से रिक्त करने के लिए, एक सदन से हटाने के लिए विधि बना सकती है, अर्थात उसे एक ही सदन की सदस्यता मिलेगी, दोनों सदनों की नहीं। उसके बाद देखते हैं संसद व राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य होने पर एक सदन के अलावा सभी सदनों की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी कि विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद आदि सभी की जैसे सदस्य हो तो उसे एक सदन की सदस्यता के अलावा सभी सदनों की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संसद के अधिवेशनों में बिना कारण से अनुपस्थित रहने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। यानी कि संसद के जो अधिवेशन चल रहा है फिर भी वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, बिना कहे 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं संसद अध्यक्ष और सभापति। संसद के जो सदस्य जो होते हैं, सदस्य अध्यक्ष या सभापति को त्यागपत्र देता है। जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो अध्यक्ष को देंगे और राज्यसभा के सदस्य होंगे वो सभापति को देंगे। त्यागपत्र देता है तो पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो सदस्यों के पद रिक्त का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 101 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 102 को। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए अयोग्यताओं का वर्णन है। सदस्यता के लिए अयोग्यताओं का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 102 में है। देखो, व्यक्ति
संसद के सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। नागरिक संसद के सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत या राज्य सरकार के तहत लाभ की पद पर हो या लाभ का पद धारण करता हो, तो वो अयोग्य हो जाएगा सदस्यता के लिए। यानी कि किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता सदस्य बनने के लिए। दूसरा है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक दशा उसकी ठीक नहीं हो तो सदस्यता के लिए अपात्र होगा। दिवालिया हो, दिवालिया होने पर भी सदस्य नहीं बन सकता, अयोग्य होगा। भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, तब भी वो सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। संसद द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, संसद ने कोई नियम बनाए हैं उसके तहत उस नागरिक को अयोग्य घोषित किया गया हो, तो वह सदस्यता के लिए अपात्र होगा, संसद की सदस्यता के लिए अपात्र होगा, चाहे वो लोकसभा के सदस्य बनना हो या राज्यसभा के सदस्य बनना हो। तो अयोग्यता का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 102 में है। अनुच्छेद 103 में क्या है? अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय करना। जो सदस्य होते हैं सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय करना, यानी कि अयोग्य चुना गया 102 के तहत। 102 के तहत अयोग्यता होती है, अयोग्यता का वर्णन है। तो 103 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय करना। ठीक है। अनुच्छेद 102 के तहत सदस्य की अयोग्यता पर उठे प्रश्नों पर चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 102 के तहत सदस्य की अयोग्यता पर उठे प्रश्नों पर चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 103 था ये। अब अनुच्छेद 104 को देखते हैं। अनुच्छेद 104 में है कि किसी भी सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेने से पहले कार्यालय शुरू करने या स्थान ग्रहण करने पर दंड के बारे में बताता है। अर्थात अनुच्छेद 104 में देखो चार पाई पर बैठ गए, अर्थात कुछ भी निर्णय नहीं लिया उसके पहले ही चार पाई पर बैठ गए। क्या हुआ? शपथ नहीं ली, उसके पहले ही कहां बैठ गए? वो अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किसी भी सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ नहीं ली, शपथ लेने से पहले ही, शपथ नहीं ली उसके पहले ही क्या किया? उन्होंने कार्यालय शुरू कर दिया या स्थान ग्रहण कर दिया, तो उसमें क्या होगा? उसे दंड मिलेगा, या तो जुर्माना मिलेगा या कुछ भी दंड मिल सकता है। लेकिन उसको शपथ नहीं लेता है तब तक वो सदस्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है। सदस्य बनने के लिए, पूर्ण रूप से सदस्य बनने के लिए उसे शपथ लेनी पड़ेगी पहले। देखो, नागरिक है, नागरिक क्या बनना चाहता है? संसद का या संसद में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। सदस्य चुनने के बाद में उसे शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ नहीं लेता है वो तो, और वो स्थान ग्रहण कर लेता है, मतदान करता है, तो उसे दंड या जुर्माना मिलेगा। नागरिक है, अगर वो नागरिक संसद का सदस्य चुन लिया जाता है, संसद का सदस्य चुनने के बाद में वो शपथ नहीं लेता है और डायरेक्ट में स्थान ग्रहण कर लेता है, मतदान करता है, तो क्या होगा? उसका दंड मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा। क्या? पारितोषिक में दंड मिलेगा और जुर्माना लगेगा उस पर। ठीक है। अनुच्छेद था 104। अनुच्छेद 104 यानी कि चारपाई पर बैठ गए, यानी कि बिना नियम कानून के या निर्णय जाने ही चारपाई पर बैठ गए। शपथ नहीं ली उसके पहले ही क्या हुआ? उन्होंने कार्यालय ज्वाइन कर लिया। 104 में है ये। अब देखते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में क्या है? देख, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का वर्णन है। संसद के सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 105 में। अब इन समितियों और जो सदस्य हैं उनको क्या अधिकार होंगे? वाक स्वातंत्र्य का अधिकार भी होगा उनके पास। वाक स्वातंत्र्य का अधिकार होगा, यानी कि संसद में वो बोल सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। सदस्य द्वारा
संसद में कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। सदस्यों ने संसद में कोई बात कही है या मत दिया है तो उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। सदस्यों और समितियों की शक्तियों का वर्णन है, विशेषाधिकार का वर्णन है, और इसमें संसद में वो वाक स्वातंत्र्य यानी कि बोल सकते हैं, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी उस पर। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 105। देखते हैं अनुच्छेद 106 को। अनुच्छेद 106 में किसका वर्णन है? संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी कि संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 106 में है। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे प्राप्त करने के हकदार होंगे, अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 107 में क्या है? अनुच्छेद 107 में कि विधेयकों को पेश करने और पारित करने संबंधी प्रावधान है। विधेयक जो होते हैं जैसे लोकसभा में लाए जाते हैं, विधेयकों को पेश करने और पारित करने संबंधी प्रावधान है। ठीक है, क्या है? देखो, एक विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? आपका क्वेश्चन है ये, धन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये कमेंट के माध्यम से बताना। एक विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, धन विधेयक के अलावा। अनुच्छेद 109 और 117 में जो वर्णन है उसके तहत जो विधेयक है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 और 109 के अधीन कोई विधेयक संसद द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक उस पर दोनों सदनों की सहमति न हो। कोई भी विधेयक संसद द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक उस पर दोनों सदनों की सहमति नहीं हो। ठीक है, अब दोनों सदनों की सहमति नहीं हो, लेकिन इसमें धन विधेयक से कोई संबंधित नहीं है। इसमें अनुच्छेद 107 में देखो, संसद में लंबित विधेयक सत्र अवसान के कारण समाप्त नहीं होते हैं। संसद में जो विधेयक लंबित है वो सत्र अवसान हो जाता है, सत्र अवसान के कारण वो समाप्त नहीं होते हैं वो विधेयक। ठीक है, राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में जो विधेयक लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित है क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा ने में तो लंबित है लंबित विधेयक, और लोकसभा ने पारित नहीं किया है उस विधेयक को, तो लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त नहीं होता है वो विधेयक। ठीक है, बना रहता है। लोकसभा में लंबित विधेयक या पारित विधेयक, लंबित या पारित विधेयक राज्यसभा में लंबित है, विघटन पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में लंबित है और पारित कर दिया गया। अब लोकसभा का ही विघटन हो गया तो क्या होगा? वो विधेयक बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा, वो क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। और राज्यसभा में लंबित है, नहीं, राज्यसभा में लंबित होने पर भी वो क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ने तो पारित कर दिया है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में देखते हैं कि कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात धन विधेयक पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 108 की में जो मामले संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो वो धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। अगर कोई सभी विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं धन विधेयक के अलावा। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में यह अनुच्छेद 108 लागू नहीं होता है, कोई भी प्रावधान इसका। संयुक्त बैठक में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा के सदस्य भी होंगे उसमें और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे।
लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य उपस्थित है उन सभी का मत मिलेगा उसको। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 550 हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा सदस्य तो लोकसभा के हैं, तो अधिकतर लोकसभा के जो सदस्य हैं वही उसके पक्ष में जाता है। विधेयक पारित किया है, ठीक है, बहुमत से विधेयक पारित किया। सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। ठीक है, कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से, अनुच्छेद 108 के तहत। कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन में भेजने पर क्या होगा? कोई विधेयक है जो एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया है और दूसरे सदन में भेजा गया है, तो दूसरा सदन क्या कर सकता है? उसमें सदन उसको अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। 6 महीने से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं भी दे सकता, और मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की उद्घोषणा कर सकता है। धन विधेयक के अलावा सभी विधेयकों में दोनों सदनों की शक्तियां समान है। ठीक है, तो धन विधेयक तो राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन उसमें अगर वो पारित नहीं करता है तो वहां से भी पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में तो ये 108 लागू ही नहीं होता, तो सदन उसको अस्वीकार कर सकता है। अगर एक सदन पारित कर दूसरे सदन में भेजे तो अस्वीकार कर सकता है। 6 महीने से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है वो कभी कभी, और मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की उद्घोषणा करता है, संयुक्त अधिवेशन की। लोकसभा से पारित सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलने पर संयुक्त बैठक के जरिए पारित किया जाता है। लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलती है और दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक में वो विधेयक पारित किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 109 की। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया कि धन विधेयक जो होते हैं वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित कर, लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया, अब पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा उस पर अपनी सहमति दे सकती है या फिर 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों में भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वो राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा अपने सुझाव देती है तो अपने सुझाव या विचार व्यक्त करके अगर लोकसभा को भेजती है तो लोकसभा उस विचार को या जो प्रस्ताव भेजे उसने अपने विचार भेजे उनको मानने और न मानने दोनों पर मान भी सकती है और स्वीकृति दे भी सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, तो लोकसभा धन विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देगी। अगर 14 दिनों में नहीं देती है तो वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या है भाई? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब वह विधेयक क्या होगा? किसी कर का अधिरोपण करता हो, उत्साधन करता हो, परिहार करता हो, परिवर्तन करता हो या विनियमन करता हो। जो वह विधेयक धन विधेयक माना जाएगा जो किसी कर का अधिरोपण करता हो, उत्साधन करता हो, परिहार करता हो, परिवर्तन करता हो या विनियमन करता हो। दूसरा है वह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन करता हो, तो वो विधेयक भी क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित कोई विधेयक हो, ऐसी निधि में धन जमा कराना हो या निकालना हो, आदि सभी जो विधेयक आदि से संबंधित विधेयक भी क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा करता हो, संचित निधि पर भारित किसी व्यय की, संचित निधि पर कोई व्यय की घोषणा की गई हो तो वो विधेयक भी क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा? यदि विधेयक जुर्माना या अन्य धन शास्तियों से संबंधित हो,
अगर किसी पर जुर्माना लगाया गया हो तो वो विधेयक या जो विधेयक जुर्माने से संबंधित हो तो वो विधेयक नहीं माना जाएगा धन विधेयक, वो तो साधारण विधेयक होगा। जुर्माना या अन्य धन शास्त्रों से संबंधित हो तो वो विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अनुज्ञप्तियों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता हूं वो विधेयक, तो वो विधेयक भी क्या करता हो, धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अगर जो सेवाएं दी गई है उस सेवाओं से के लिए जो फीसों की मांग की गई है, वो फीसों की मांग जो विधेयक में की गई है वो विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, यानी कि धन विधेयक तो केवल किसमें पेश किया जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और किसके द्वारा, एक मंत्री के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में, संसद में और राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका ही निर्णय अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, तो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा धन विधेयक। और किसके द्वारा, केवल और केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। ओके। अब देखो वित्त विधेयक को आगे पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन वित्त विधेयक देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें वित्त विधेयक में धन विधेयक भी आते हैं, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड। देखो सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये था संसद का तीसरा पार्ट। अब संसद का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 111 से लेकर अनुच्छेद 123 तक देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।